Hello students, welcome on my YouTube channel Banal Science and this is me ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टॉपिक। और टॉपिक है सर्कुलर मोशन ऑफ मोशन इन अ प्लेन, है ना। तो आज हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। तो सबसे पहले आता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आखिर कहा किसको जाता है। अगर आपसे कोई कह दे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहोगे, तो इसका डेफिनेशन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा हो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी समान समय में, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक आया, है ना। कितना समय बीता, 1 सेकेंड, या हाँ 1 सेकेंड कहिए, 1 सेकेंड टाइम बीता। फिर और 1 सेकेंड टाइम अगर बीतता और इतना ही दूरी तय करता है, ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक दोनों बराबर है ना। ये दो दूरी जो तय होता है दोनों बराबर है। कहने का मतलब थोड़ा कलर चेंज करके मैं बताता हूँ, पेन कलर चेंज करके, ताकि तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ तक आया, है ना, ये पॉइंट तक पहुँचा। कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से, फिर जो है घूमते घूमते यहाँ से फिर ये यहाँ तक आया, ठीक है। तो ये मान लो ए, ये मान लो बी और ये मान लो सी, यानी कि ए से बी तक आने में लग गए 1 सेकेंड और फिर बी से सी तक आने में भी लग गया 1 सेकेंड। यानी क्या हो रहा है, और ए बी जो है वह बी सी के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। इसीलिए ये मोशन क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्यों ऐसा कहलाया, क्योंकि इस मोशन में जो है ना बॉडी जो है या पार्टिकल जो है वह इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। किसके लॉन्ग, सर्कुलर पाथ के लॉन्ग। इसीलिए इस तरह का मोशन कहलाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसीलिए इस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आता है कि ये जो डायरेक्शन होता है, ये जो डायरेक्शन होता है किसी भी पॉइंट पे, सर्कुलर पाथ के किसी भी पॉइंट पे जो डायरेक्शन, जैसे सर्कुलर पाथ पे पॉइंट एच ले लेते हैं, पॉइंट ई ले लेते हैं, पॉइंट एफ ले लेते हैं, पॉइंट जी ले लेते हैं। तो इन सभी अलग अलग पॉइंट्स पे हम क्या देखते हैं, डायरेक्शन जो मिलता है वह कैसे मिलता है। डायरेक्शन निकालने के लिए हमको टेंजेंट निकालना पड़ेगा इन पॉइंट्स पर, एफ जी एच, इन सभी पॉइंट्स पर, ये ए बी सी डी, इन सभी पॉइंट्स पर हमको क्या निकालना होगा, टेंजेंट। तो टेंजेंट ही हमको क्या देता है, डायरेक्शन देता है। जैसे यहाँ टेंजेंट है डी पॉइंट पे, ये डायरेक्शन दे रहा है वी का। ये टेंजेंट है ए पॉइंट पे, ये डायरेक्शन दे रहा है वेलोसिटी का इस पॉइंट ए पर। पॉइंट बी पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हुआ, वर्टिकली नीचे के तरफ हो गया। पॉइंट सी पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हुआ, राइट के तरफ। इस केस में क्या देख रहे हैं, एच पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, वह सीधे ऊपर, है ना। और ये जो है वर्टिकली अपवर्ड हुआ इधर, और पॉइंट ई पे किधर हुआ, राइट डायरेक्शन में हुआ वेलोसिटी। पॉइंट एफ पे किधर हुआ, वर्टिकली डाउनवर्ड हुआ वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब सर्कुलर पाथ का केस होता है ना, तो उसमें डायरेक्शन जो होता है किसी पॉइंट पे, वह टेंजेंट जो होता है उस पॉइंट पे उसके द्वारा दिया जाता है ना। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रही है, मज़ा आ रहा है, एनिमेशन एकदम क्लियर कर रहा है आपको, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में हालांकि स्पीड जो होता है वह कांस्टेंट होता है। जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का स्पीड देखते हैं तो वो हमेशा कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट या पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है वह जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या भाई, स्पीड क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी लगातार बदलता रहता है। हम लोग जानते हैं कि स्पीड क्या है, वह एक स्केलर क्वांटिटी, यानी कि वह वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हुआ। और वेलोसिटी क्या है, वह एक वेक्टर क्वांटिटी है, वह वेक्टर क्वांटिटी, यानी उसमें मैग्नीट्यूड भी है और उसमें डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड तो इसका कांस्टेंट है, वेलोसिटी जो है ना उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, लेकिन उसका डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है सर्कुलर पाथ के अराउंड। इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वह लगातार चेंज हो रहा है।
तो देखिए किसी भी वेक्टर में अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज करे तो वो मतलब वेक्टर चेंज हो रहा है, अगर उसका डायरेक्शन चेंज करे तो भी वह वेक्टर चेंज हो रहा है, और अगर दोनों चेंज करे ना तो समझ जाइए तो भी वो चेंज कर रहा है। तो कोई भी एक चीज़ अगर चेंज करेगी तो समझ जाइए कि वह वेक्टर चेंज कर रहा है। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ना यह चेंज कर रहा है कंटिन्यूसली। तो इसका क्या चीज़ चेंज हो रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, इसका अगर कुछ चेंज हो रहा है तो बस सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है वेलोसिटी का। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसमें वेलोसिटी जो है चेंज करता है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता रहता है, बाकी उसका मैग्नीट्यूड यानी कि उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है। तो ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि जब इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें कुछ ना कुछ ये एक्सेलरेशन दिखा रहा है। इसका मतलब हुआ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है वह एग्जांपल है किस तरह का मोशन, ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है जिसमें स्पीड कांस्टेंट होता है। इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है ना उसमें एक्सेलरेटेड मोशन है वह, लेकिन स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर हुआ, क्यों एक्सेलरेटेड है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी का क्या चेंज हो रहा है यहाँ, सिर्फ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़े, मज़ा आ रहा है, सीख रहे हैं। एक एक एनिमेशन से मैं क्लैरिटी दे रहा हूँ, मैंने पूरा चैनल जो है पूरा मैंने सोच के रखा है कि सारे के सारे वीडियोस में एनिमेशंस रहेंगे जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। इवन न्यूमेरिकल्स तक में भी एनिमेशंस रहेंगे, जो कि किसी भी यूट्यूब चैनल पे ये फैसिलिटी आपको नहीं देखने को मिलेगी। एकमात्र बर्नॉल साइंस ये यूट्यूब चैनल है जिस पर आपको टोटल सॉल्यूशन, इवन अगर आप कमेंट्स करके लिख दोगे कोई न्यूमेरिकल है, आप चाहते हो कि वो एनिमेटेड फॉर्म में आप सही ढंग से उसको समझो, तो मैं उस पर एनिमेशन क्रिएट करके आपके लिए स्पेशल मैं वीडियो बना करके वो मैं दे सकता हूँ, है ना, वो मैं दूंगा। तो प्लीज़ आप कमेंट्स ज़रूर लिखिए, कोई प्रॉब्लम हो, आप कहीं भी अटक जाए आप ज़रूर हमें कमेंट्स कीजिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आया टाइम पीरियड जो है वह जो है क्या होता है, टाइम पीरियड को समझते हैं। तो टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या है, टाइम पीरियड का डेफिनेशन है, अभी हम लोग देखते हैं टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या कहता है। टाइम पीरियड कहता है कि यह डिफाइन किया गया है वह टाइम जो एक पार्टिकल को लगता है एक सर्किल या एक रिवॉल्यूशन या एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ, इसी को कहा जाता है टाइम पीरियड। ध्यान दीजिएगा कि एक पार्टिकल को अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ, यानी सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग एक रिवॉल्यूशन या एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगेगा वही समय कहलाता है उस पार्टिकल का टाइम पीरियड, है ना। जैसे देखिए यहाँ एक रिवॉल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट हुआ, 5 सेकेंड में। फिर से देखिए ये घूमना शुरू हुआ, अभी 0 रिवॉल्यूशन 0 टाइम सेकेंड से शुरू हुआ था। ध्यान दीजिएगा शुरुआत कहाँ से थी, 0 सेकेंड से, 0 रिवॉल्यूशन। अब ये घूमते घूमते वापस ही पे आया, तो एक रिवॉल्यूशन हो गया, कितना समय लगा, 5 सेकेंड लगा। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम पीरियड जो है डिनोट होगा टी से, और इस केस में टाइम पीरियड क्या होगा, तो इस केस में जो टाइम पीरियड होगा वह होगा 5 सेकेंड। क्यों, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ 5 सेकेंड में। अगर मान लीजिए कोई कह दे आपसे कि 4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ है 20 सेकेंड में, कितना, 20 सेकेंड में 4 रिवॉल्यूशन कितना सेकेंड में कंप्लीट हुआ, तो ये कंप्लीट हुआ 20 सेकेंड में। तो कोई बोल दे बताइए इस सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड कितना होगा, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि एक रिवॉल्यूशन तब कितना हुआ, यूनिटरी मेथड में निकालिए, जैसे बचपन में निकालते थे, एक आम का दाम कितना होगा, अगर 20 आम का कीमत 10 रुपया है तो वही काम करना है यहाँ, यूनिटरी मेथड, बच्चा वाला काम। तो ये 4, ये जो 4 है ना, तो ये 4R जो है हम लोग कह सकते हैं 4R यानी क्या दर्शा रहा है, ये 4 रिवॉल्यूशन कितने सेकेंड में पूरा हुआ, 20 सेकेंड में। तो एक रिवॉल्यूशन कितने सेकेंड में होगा, तो 20/4 कर देंगे, वेरी सिंपल। यानी कि क्या हो गया इसका आंसर, इसका आंसर हो गया 5 सेकेंड, यानी कि 5 सेकेंड में एक रिवॉल्यूशन होगा, यानी कि टाइम पीरियड कितना हो जाएगा,
5 सेकेंड हो जाएगा। बात समझ में आई? यही है जादू और कुछ नहीं है इसके सिवाय। अब आता है फ्रीक्वेंसी। अब आता है फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है। तो फ्रीक्वेंसी को जो डिफाइन किया गया है दरअसल में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है जो कंप्लीट किया जाता है पर यूनिट टाइम में, है ना। मतलब कहने का यह है कि एक रिवॉल्यूशन होने, सॉरी यहाँ कह रहा है कि एक सेकेंड में, समझिएगा, एक सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन हुआ। टाइम पीरियड क्या हुआ, टाइम पीरियड हुआ कि एक रिवॉल्यूशन होने में कितना समय लगा, वह हो गया टाइम पीरियड। और अगर कह दे कि एक सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन हुआ, दोनों अलग अलग चीज़ है। वो था एक रिवॉल्यूशन होने में कितना समय लगा, वो हो गया टाइम पीरियड। अब फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी हुआ कि एक सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन हो गया। तो यही नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम में जो होता है ना, इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। जैसे देखो इस केस में आप देख लो, इस केस में देखो आप, इस केस में क्या दिखा रहा है, जैसे अभी टाइम 0 सेकेंड था, ये घूमा, एक रिवॉल्यूशन हो गया, यानी 1 सेकेंड टाइम बीता। फिर अब ये दूसरा रिवॉल्यूशन चल रहा है, पूरा हो गया, सेकेंड रिवॉल्यूशन 2 सेकेंड बीत गया। फिर अब तीसरा रिवॉल्यूशन पूरा होगा, फिर हो गया 3 रिवॉल्यूशन, यानी 3 सेकेंड टाइम बीत गया। तो कोई आपसे पूछेगा फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, तो फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन हुआ। तो यहाँ हमको पता चल गया कि 3 सेकेंड में 3 रिवॉल्यूशन हुआ है। तो 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन होगा, वही होगा फ्रीक्वेंसी, यानी न्यू। ये न्यू साइन से डिनोट होता है फ्रीक्वेंसी। तो 3/3 कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेकेंड में जो है एक ही रिवॉल्यूशन हो रहा है, यानी एक रिवॉल्यूशन कहिए, एक साइकिल कहिए, यानी 1 सेकेंड में एक साइकिल हो रहा है। तो ये हम 1 हर्ट्ज भी बोल सकते हैं यहाँ फ्रीक्वेंसी को। क्लियर हो गई बात, बिल्कुल ईजी है, आसान है एकदम, कुछ नहीं है। अब आता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको किससे डिनोट करते हैं, तो न्यू से डिनोट करते हैं। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन कमेंट करिए, अगर कन्फ्यूजन है तो दूर हो जाएंगे, है ना, सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। अब आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है, ये क्या बला है। तो ये कहा जाता है कि जो एंगल ट्रेस आउट किया जाता है किसके द्वारा, रेडियस वेक्टर के द्वारा। रेडियस वेक्टर जो एंगल ट्रेस आउट करेगा एक गिवन टाइम में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, यानी डी थीटा। जैसे मान लीजिए एक रेडियस वेक्टर है, अब इससे एक सर्किल बनाते, लेकिन पूरा सर्किल नहीं बनाएंगे, सिर्फ डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए इसको देते हैं, ये दिया, ये आर्क लेंथ जो है डी ई, ये देखिए ये गया, ये क्या मिला, यही हुआ डी ई आर्क लेंथ। यहाँ आर्क लेंथ क्या हो गया, वह डी ई हो गया। और ये डी ई जो आर्क लेंथ हुआ, ये जो घूम के गया, ये जो गया घूम करके, ये डी से ई के तरफ कितने समय में गया, टी टाइम में गया। तो आर्क लेंथ क्या है, या आर्क लेंथ है डी ई, है ना। तो रेडियस जो है, ये आर्क लेंथ डी ई हो गया। ये लगभग स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा। क्यों स्ट्रेट लाइन दिखेगा, क्योंकि ये रेडियस आर है, यहाँ ये रेडियस आर है। ये एंगल क्या है, बहुत छोटा एंगल है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल एंगल है। तो डी ई आर्क जो होगा ना, वह गोल नहीं होगा बल्कि सीधा होगा, है ना, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है। ये डी थीटा है, डी थीटा मतलब इन्फिनिटेसिमली स्मॉल एंगल। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डी थीटा हुआ। डी थीटा क्या होता है, तो डी थीटा जो होता है वह क्या होता है, वह होता है डी थीटा होगा आर्क लेंथ बाय रेडियस। डी थीटा क्या होगा, आर्क लेंथ क्या होगा, डी ई हो गया। डी ई क्या हो गया, ये आर्क लेंथ हो गया, बाय रेडियस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डी थीटा। यानी ये जो थीटा है ना, ये हमको डी थीटा मिल जाएगा। और ये डी थीटा जो हमको हासिल होगा आर्क लेंथ डी ई बाय रेडियस आर करने पर, तो इसकी यूनिट क्या होगी, वह होगी रेडियन। इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट हो जाएगी रेडियन। क्लियर हो गया, बात समझ में आई, कोई कन्फ्यूजन है, नहीं है ना, चलो बहुत अच्छा, नहीं है तो बहुत अच्छा। अब आते हैं, यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि अगर एक पार्टिकल को मूव करते कहाँ से कहाँ तक, अगर हम लोग पार्टिकल को मूव करते कहाँ से कहाँ तक, डी से ई तक, तो एलोंग डी ई, यानी डी से ई तक मूव करते किसी पार्टिकल को एलोंग डी ई आर्क, डी ई आर्क के एलोंग इसको डी से ई के तरफ मूव करते, कितना समय में, टी टाइम में मूव किए हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा ही है। तो ये क्या है, ये एक तरह का डिस्प्लेसमेंट ही ना है। ये जो डी ई आर्क हम देख रहे हैं, ये एक डिस्प्लेसमेंट है, चूँकि ये डी थीटा है, ये बहुत छोटा एंगल है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल एंगल है डी थीटा।
यानी थीटा का डिफरेंशियल, यानी कि ये बहुत छोटा एंगल है। तो डी से ई जो हम गए, तो ये जो आर्क बना, ये आर्क क्या हो जाएगा, ये लगभग एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, क्योंकि डी थीटा जो है बहुत छोटा है। तो ये डी ई जो होगा ना, ये एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधा लाइन जैसा दिखेगा। हालांकि ये क्या है, एक सर्कल, एक जो इमेजिनरी सर्किल हम इमेजिन कर सकते हैं, उसका दरअसल में एक पार्ट है ये डी ई, है ना। ये गोल सर्किल अगर हम इमेजिन करें, उसका एक छोटा सा पार्ट है ये डी ई, जो कि स्ट्रेट है ना। तो ये टी टाइम में हुआ ये डी ई डिस्प्लेसमेंट, ये क्या कहलाएगा, डी ई, ये कहलाएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये जो डी ई है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। और ये जो डी थीटा है, ये जो छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे इसको, डी थीटा क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो टी टाइम में हुआ, है ना। यानी टी टाइम में डी ई लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ और डी थीटा क्या हुआ, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ टी टाइम में। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो है, यानी कौन कौन, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर डिस्प्लेसमेंट है टी टाइम में, और ये जो डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसी टी टाइम में, तो ये दोनों क्या है, डी ई और डी थीटा, ये दोनों है वेक्टर्स। ये दोनों क्या है, ये दोनों वेक्टर्स हैं, है ना। तो अब हम कह सकते हैं, यहाँ हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि डायरेक्शन जो है ना इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डी ई का, वह किधर से किधर है, वह डी से ई के तरफ है ना। इधर से इधर गए ना हम, ये जो घूमा रेडियस वेक्टर, ये डी से ई के तरफ शिफ्ट हुआ। इसका टिप, इस रेडियस वेक्टर का जो टिप है जिस पर पार्टिकल लोकेटेड था, वह डी से ई के तरफ गया। तो हम, लेकिन अगर आपसे कह दे, ये तो डायरेक्शन हो गया डी से ई के तरफ, किसका डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट का, डी से ई के तरफ, इस तरफ, ये डायरेक्शन हुआ लीनियर डिस्प्लेसमेंट का। ये भी वेक्टर है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डी से ई के तरफ, जो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये भी वेक्टर है। और ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डी थीटा, ये भी वेक्टर है, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा, है ना। तो इसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, तो इसका डायरेक्शन जो होता है डी थीटा का, वह किससे पता चलेगा, वह पता चलेगा राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल से हमको क्या पता चलेगा, ये जो है ना, हमको पता चलेगा कि ये जो डी थीटा है, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये डी थीटा, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ डी थीटा का, जब पार्टिकल डी से ई के तरफ गया, तो ये डी थीटा का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखने को गया, मिला। तो ये डी थीटा का जो डायरेक्शन होगा इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, वह किससे मिलेगा, राइट हैंड थंब रूल से मिलेगा। तो ये जो हमें मिलेगा, तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि ये जो प्लेन ओ ई डी है, ये जो पीला वाला प्लेन ब्लिंक कर रहा है ओ ई डी, इसके आउट होगा, यानी आउट ऑफ द प्लेन होगा क्या चीज़ है, डी थीटा का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो होगा आउट ऑफ द प्लेन होगा राइट हैंड थंब रूल के अनुसार। कुछ इस प्रकार आप देखो, डी से ई के तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डी से ई के तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसका जो इफेक्ट है वो किधर आ रहा है, राइट हैंड थंब रूल के अनुसार डी से ई, है ना। आप ऐसा मान लो कि ये डी से ई है ना, ये डी मान लो इधर, ये मान लो ई, है ना, फाइनल इधर हुआ, यानी डी इनिशियल और ई फाइनल, डी इनिशियल ई फाइनल। तो डी से ई के तरफ, इनिशियल से फाइनल के तरफ, तो ये ऐसे मुड़ रहा है, उंगली ऐसे मुड़ना है, तो अंगूठा किधर पॉइंट करेगा, आउटवर्ड, यानी इस प्लेन से बाहर निकल जाएगा इसका डायरेक्शन। यानी ये जो डी थीटा हम देख रहे हैं ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस वाई एक्स प्लेन का बाहर निकलते हुए दिखेगा, आउट ऑफ द प्लेन दिखेगा। और इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डी से ई के तरफ जो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, उसका डायरेक्शन डी से ई के तरफ होगा। तो दोनों डायरेक्शन मिल गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन मिल गया, और इस डी थीटा का राइट हैंड थंब रूल के अनुसार जो है वो भी डायरेक्शन मिल गया। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो होता है वह जो है राइट हैंड थंब रूल से निकलता है। और इस केस में अभी यहाँ जो हम मोशन देख रहे हैं होते हुए, इसमें जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा ना, यानी डी थीटा का जो डायरेक्शन होगा वह आउट ऑफ एक्स वाई प्लेन होगा, है ना। तो ये एक्स वाई प्लेन के बाहर निकल रहा है, और किधर है, ये निगेटिव जेड एक्सिस के तरफ है। ये जो एक्स वाई प्लेन है ना, इसके बाहर निकल रहा है, यानी कि डायरेक्शन यहाँ डी थीटा का किधर है, निगेटिव जेड एक्सिस की तरफ एलोंग है। क्लियर हो गई बात, समझ में आया, मज़ा आया, इंटरेस्टिंग लगा एनिमेटेड वीडियो, तो आप हमारे इस
प्यारे से यूट्यूब चैनल, और ये जो यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा और है, देख लेते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा के कुछ फीचर्स हैं यहाँ, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। पहला कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें कुछ मैग्नीट्यूड होगा और इसमें एक डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन कैसे निकलता है? राइट हैंड थंब रूल से निकलता है। ये क्या देता है हमको? इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा का डायरेक्शन, इसका यूनिट क्या होता है? वह रेडियन होता है। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और यह जो है रेडियस वेक्टर जो पाथ ट्रेस आउट करेगा उसी के द्वारा ये डिफाइन किया जाएगा इन गिवन टाइम, है ना। और ये इसका डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल के अनुसार मिल जाता है। क्लियर हो गया? यही सब बात है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कुछ भी भारी नहीं है, बिल्कुल इजी है, मज़े मज़े में सीख लेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और आप हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई भी डिमेरिट नज़र आया, आपको ऐसा कुछ भी लगे दैट विच इज़ अनवांटेड, देन प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स। तो बस अगर आपको वाकई में अच्छा लगा तो ईमानदारी से, कुछ लगना तो नहीं है, तो आप ईमानदारी से जो है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल्ड साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और कमेंट्स ज़रूर लिखिए। आई ईगरली वेट फॉर योर कमेंट्स। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कल, है ना। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं ज्ञानू मोदी आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।